नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जसविंदर सिंह, जो कि ड्यू की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। स्वागत है प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, फर्स्ट मेरिट आ चुकी है और स्टूडेंट्स के मन में बहुत सवाल हैं। इन्हीं के जवाब लेने के लिए हम आपके पास आए हैं। एक सवाल मैक्सिमम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमारा नाम आ गया है, अब हम क्या करें? देखिए, ये एक सबसे पहले तो मैं उन सब पेरेंट्स को, उन सब बच्चों को मुबारक देता हूँ जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। ये राउंड 1 की या राउंड पहले की हमारी एडमिशन प्रोसेस है, जिसमें जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस की जो सीट एलोकेशन है वो की गई है, जिसको हम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के नाम पे जानते हैं। तो उसमें जितनी सीट्स अवेलेबल थी और जो भी कैटेगरी में बच्चे अवेलेबल थे, उस हिसाब से उनकी मेरिट के हिसाब से और उनकी चॉइस के हिसाब से उनको कॉलेजेस ऑफ़र किए गए हैं और उनको सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए गए हैं। तो इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चों को इस प्रोसेस को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ये बहुत ही आसान सी प्रोसेस है कि बच्चे अपने डैशबोर्ड पे जाके, जो यूनिवर्सिटी ने उनको लॉगिन आईडी प्रोवाइड किया है या जो भी उनका अप्रूव्ड CUET वाला लॉगिन आईडी है, उसी से बच्चे लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड खोल सकते हैं। और डैशबोर्ड खोलने के बाद वो उनको बड़े आराम से देख सकते हैं कि उनका किस कॉलेज में किस कॉलेज की मेरिट में या किस कॉलेज में उनकी एलोकेशन हुई है। तो अगर तो रैंक बहुत लोअर है तो हो सकता है कि अभी उनकी एलोकेशन ना हो पा रही हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेरिट और उनकी चॉइस के मुताबिक है। और ये भी पॉसिबल है कि आपको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है, तो इसलिए आपको परेशानी आ रही है। तो मैं ये सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी एलोकेशन हो गई है, अगर तो किसी बच्चे का अभी नंबर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिन बच्चों को एलोकेशन हो गई है किसी भी कोर्स में, जो भी उन्होंने अपनी चॉइस दी थी, पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, 20वीं, और जो भी उनकी कॉलेज की चॉइस है, उनके लिए एडमिशन लेना जो है उनके लिए अनिवार्य, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं। तो अगर वो अपना एडमिशन, पहले तो यह है कि आप एक्सेप्ट करें अपने डैशबोर्ड पे, फिर कॉलेज अपनी प्रोसेस इसको इनिशिएट करेगा। हर कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज टीचर इंचार्ज और उसके बाद एक एडमिशन कमेटी के कन्वीनर हैं। तो ये पहले टीचर इंचार्ज ने ये देखना है कि जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे, क्या आपने उनमें ही इन सब्जेक्ट्स में टेस्ट दिया है जो NTA ने शॉर्टलिस्ट किए थे, या CUET में जो लिस्टेड पेपर थे। तो एक तो ये हमें देखना है कि यू हैव अपीयर्ड इन दोस। सेकेंडली, जो मेरिट है कि क्या हमने वही सब्जेक्ट की कोई गलत तो कहीं से नहीं हुई, जो मेरिट बनी है वो ठीक ठाक है। और इसके बाद जो सर्टिफिकेट्स हैं, स्पेशली कैटेगरी स्टूडेंट्स के, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, EWS का स्टूडेंट है, या मिनोरिटी के कोई बच्चा है, या पर्सनस विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़ या पर्सनस विद डिसेबिलिटी वाला केस है, जिनको हम स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स कहते हैं या डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स कहते हैं। तो ये सभी कैटेगरीज़ में उनको जाके अपने सर्टिफिकेट्स जो है ये कॉलेजेस वेरीफाई करते हैं, पहले टीचर, फिर एडमिशन इंचार्ज एंड देन द प्रिंसिपल। और उसके बाद देन यू हैव टू गिव द फ्री। ऑल दिस प्रोसेस इज़ टाइम बाउंड। आपने एक दिए हुए समय में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। शायद सैटरडे इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले कॉलेजेस ने ये सारी प्रोसेस करनी है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो यू कैन राइट ए मेल टू द एडमिशन ब्रांच, जो हमारा ग्रीवेंस सेल है कॉलेज में भी। अगर हर कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज ग्रीवेंस कमेटीज़ बनी हुई हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं। ग्रीवेंस कमेटी के नंबर हैं, एडमिशन कमेटी वालों के नंबर हैं। किसी को भी कोई दिक्कत आती है, वो किसी भी टेलीफोन पे या मेल पे लिख के अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एड्रेस कर सकता है अपनी एप्लीकेशन। और एवरी कॉलेज इज़ बाउंड टू गिव यू द आंसर। मान लो कि आप जनरल एडमिशन, जो हमारी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन ग्रीवेंस सेल है, उसमें भी आप अपनी मेल लग सकते हो। किसी कॉलेज को कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है तो हमारी जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी है, प्रोफेसर हनीत गांधी, उनकी डीन एडमिशन्स हैं,
और प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी हमारे डीन स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, या बाकी भी जो एडमिशन कमेटी के मेंबर्स हैं, आप किसी को भी अगर आप कांटेक्ट करते हो या संबंध बनाते हो तो दे विल गिव यू द आंसर. वी आर ऑल हियर टू आंसर योर क्वेरीज, टू सी दैट दिस प्रोसेस गोज सीमलेस, इसमें कोई किसी को दिक्कत ना आए. और इसके अलावा भी अब मान लो आप खालसा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो और बिंदु कॉलेज में भी जाके आप कंसल्टेंसी ले सकते हो. प्रिंसिपल साहब जो है नॉर्थ साउथ के सभी बच्चों को हम कोऑपरेट करते हैं. बल्कि मैं तो वेलकम करूंगा कि अगर आप खालसा कॉलेज में आते हो, चाहे आपका एडमिशन खालसा कॉलेज में नहीं भी हो, तब भी यू आर वेलकम एंड यू कैन आस्क अस द क्वेश्चंस, वी विल प्रोवाइड यू द ये कंसल्टेंसी. है कि सर जो ये एडमिशन सीकर्स हैं ये किसी भी कॉलेज में जाके एडवाइस ले सकते हैं? बिल्कुल, वो हमारे देखो जो हमारे काउंसलर्स हैं, टीचर्स काउंसलर्स होते हैं. जैसे इंग्लिश एक बड़ा टफ कोर्स माना जाता है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा स्पेशलाइज्ड कोर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, कंप्यूटर साइंस इसका ऑनर्स है, कॉमर्स ऑनर्स है, ये सारे स्पेशलिस्ट कोर्सेज हैं. बहुत सारे बच्चे आते हैं अभी कंसल्टेंसी के लिए. मैं ये आपको ज़रूर गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप अपना डैशबोर्ड खोलिए, जो आपको लॉगिन आईडी मिला है उसके मुताबिक, और फिर देखिए कि आपको कहीं एडमिशन मिला है. और अगर अब आपका नहीं नंबर आया तो आप दूसरे राउंड के लिए, या जिसको हम राउंड 2 कहते हैं, उसकी वेट कीजिए. और सर्टिफिकेट्स आप अपने पूरे रेडी रखिए जो आपने पहले अपलोड किए हैं. काइंडली सी दैट एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर. सर ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको लेके अभी कॉलेज में तो नहीं जाना है, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं. नहीं, सर्टिफिकेट्स तो अभी कॉलेज में तो सबसे बाद में, जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब यूनिवर्सिटी एक टाइम पीरियड देती है 8 या 10 दिन का. जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तब जो हम उनके सर्टिफिकेट्स को देखते हैं. और एक बात ज़रूर इसमें है कि अगर आपने कोई स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, SC ST या पर्सनस विद डिसेबिलिटी, तो उनको ज़रूर अपने सर्टिफिकेट्स जेन्युइन सर्टिफिकेट्स हों, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी हमारी एक्सटेंसिव होती है. और कोई भी काम हम ऐसा ना करें कि जिससे बाद में उनको एडमिशन उनका कैंसिल हो जाए. सर एक और सवाल जो खास तौर पर पेरेंट्स ने पूछा है कि अपग्रेड करें, फ्रीज करें, या फिर बिल्कुल ही प्रोसेस को छोड़ दें. हमने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन हमने फ़ीस जमा नहीं करी, तो उसके बाद क्या होगा सर? देखिए, एक्सेप्ट आपने किया है तो एक किस्म से आपने जो पहला पढ़ा हुआ है वो पूरा कर लिया है. एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज ने प्रोसेस करना है, और अगर आपका सब कुछ इन ऑर्डर है तो कॉलेज आपको एडमिशन एक्सेप्टेड का आपके पास इंडिकेशन आएगा. फिर आपने फ़ीस जमा करवानी है. फ़ीस जमा करने के बाद जो है आपकी एडमिशन कंफर्म होती है. तो अगर आप फ़ीस नहीं देते हो, कॉलेज भी क्लियर कर देता है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हो. और सेकंड राउंड के लिए अगर आप दूसरे कॉलेज में भी जाना चाहते हो तो फिर आप जा नहीं पाओगे. फिर जिन बच्चों को अभी एडमिशन ऑफ़र नहीं हुआ, जो आपसे लोअर रैंक के होंगे, वो एडमिशन प्रोसेस में आएंगे. हम सेकंड राउंड में उन बच्चों को लेंगे जिन बच्चों के जितनी हमारी सीट्स खाली हैं डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट कोर्सेज में. सर ये कुछ बग आने की भी जो है वो शिकायत कर रहे हैं पेरेंट्स जो है वो, तो ये किस किस्म का बग है और ये कब ठीक होगा? देखिए, ये क्योंकि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक किस्म से पहली दफ़ा इस तरीके से जो है वो CUET के स्कोर के बेस के ऊपर लेके एडमिशन कर रही है, तो हैवी ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक आई मीन टू से कि कई बार बैंडविड्थ के इशू होते हैं, वो एक टेम्प्रेरी है. और हमारी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी टीम है, प्रोफेसर संजीव सिंह, प्रोफेसर हनीद, प्रोफेसर सीमा जी, वो सारे लगे हुए हैं. तो दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड, एंड आई कैन अश्योर यू कि ऐसा कोई, आप मान लो कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है तो हम उसको भी अकोमोडेट करेंगे, उन बच्चों को भी. ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उन बच्चों को जो है वो ऐसे छोड़ेगी. तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एट द यूनिवर्सिटी लेवल टू एड्रेस योर इश्यूज. सर क्या कॉलेज जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि वो उनके सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है. देखिए, सब्जेक्ट तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं उसी के मुताबिक ही, मान लो किसी ने कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम दिया है, तो अगर उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी नहीं है या मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो उसका एडमिशन उसमें नहीं हो सकता. इसी तरीके से इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एडमिशन अगर किसी बच्चे ने भरा था तो उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ा होना ज़रूरी है,
कॉमर्स ऑनर्स का सिलेबस है उसमें मैथ्स या इंफॉर्मेटिक्स या कंप्यूटर साइंस का होना ज़रूरी है। तो ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर डिसिप्लिन की अपनी कुछ एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो बच्चे पूरे कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हो सकता, पर फिर भी मान लो किसी कॉलेज ने ऐसा किया है तो यू काइंडली राइट ए मेल टू द ग्रीवेंस सेल, जो उनके कॉलेज में ग्रीवेंस सेल की मेल्स बनी है या टेलीफोन है, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए। आई एम श्योर दे विल गिव यू द आंसर। और अगर फिर भी कोई आंसर आपको नहीं मिलता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हमारी सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस सेल है उसमें आप अपना राब्ता जो है वो बना सकते हो। जिनको सर ये फर्स्ट मेरिट में सीट एलोकेट नहीं हुई, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही एक किस्म से दिस इज़ द सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द होल ऑफ एशिया एज फार एज कम्युनिटी एजुकेशन इज़ कंसर्न। जितने हमारे पास कोर्सेज हैं, जिस तरीके की हमारे पास एडवांस लेवल की टीचिंग है और जो टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली हिंदुस्तान में बेस्ट तो है ही है, मगर एशिया में भी सेकंड या थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन बच्चों का पहले राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया वो थोड़ा वेट करें। और हमारे पास स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है जिसमें इस साल 4 या 5 मुनमुन जी आपने पहले भी कवर किया है इस इशू को, कि जो नए कोर्सेज जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, ऐसे बहुत सारे और कोर्सेज जो हैं वो BMS भी आ गया है। और उसके साथ बहुत सारे MBA के प्रोग्राम जो पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं वो बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग इंस्टीट्यूशन ये, और उस पर कोई लिमिट भी नहीं है उस किस्म से, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के ऊपर। तो जो बच्चे स्पेशली हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश ऑनर्स के हैं उनको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। वो दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, SOL में जा सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे रहते हैं और कॉलेज दूसरे किसी कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज में वैकेंसी है तो उनकी माइग्रेशन होने के भी पूरे चांसेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद मुनमुन जी।